बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 8:05 हो चुके हैं और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज़ 9, साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी। तो आपका स्वागत है आज की बात में, हमारी बात में, आपकी बात में, भोर की बात में, हम सब की बात में। अगले आधे घंटे तक बातचीत के ज़रिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। और एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं कि इस बातचीत का मकसद कतई नहीं है कि मैं आपको ज्ञान बांटना चाहता हूं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे गुणीजन हैं, ज्ञानीजन हैं जो ज्ञान बांटते हैं। तो मेरा भी इरादा ज्ञान बांटने का बिल्कुल नहीं है, बस मैं आपके साथ बतकही करना चाहता हूँ आधे घंटे के लिए, चाय के प्याले के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी चाय पी रहे होंगे या पी चुके होंगे। तो जो लोग जुड़ चुके हैं उनको एक बार फिर से मेरा नमस्कार, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी नमस्कार, और जो लोग मुझे बाद में देखेंगे उनको भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। तो शुरू करते हैं बात, शुरू करते हैं आज एशियन गेम्स से। बड़ी बेहतरीन खबर आई है। कल फिर हमारे खिलाड़ियों ने जो है 9 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं। और देख लीजिए कि उसमें से एक हमारी मेरठ की 2 बेटियां हैं, पारुल चौधरी और अनु रानी। तो पारुल ने महिलाओं के 5000 मीटर रेस में पदक जीता है। तो अनु रानी ने जो है जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा जिसमें काम करते हैं, मतलब जिसमें खेलते हैं, उसमें भाला फेंक स्पर्धा में ये कारनामा किया है। और दोनों बेटियां जो हैं वो मेरठ की हैं। दोनों बेटियों के पदक जीतने की खबर से न सिर्फ उनके गाँव बल्कि पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। और मंगलवार को भारत एशियन गेम्स में 9 पदक जीतने में सफल रहा। तो उनके पिताजी का बयान भी छापा है नवभारत टाइम्स ने कि मेरी बेटी कभी शौकिया खेतों में दौड़ा करती थी और मुझे नहीं पता था कि एक दिन उसका ये शौक देश के लिए गौरव बन जाएगा। कृष्णपाल पारुल के पिता हैं, जो पारुल ने डबल पदक जीता है, आपको पता होगा, पारुल चौधरी ने। तो पारुल चौधरी के बारे में भी इसमें लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको, आप जानते भी होंगे, पढ़ लिया होगा आपने। एक दिन पहले विमेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर जीतने वाली भारत की लॉन्ग डिस्टेंस रनर पारुल चौधरी ने मंगलवार को शानदार दमखम का परिचय देते हुए विमेंस 5000 मीटर इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर मेडल का डबल लगाया। 28 साल की पारुल अंतिम लैप में जापान की रिरिका हिरोनाका से पीछे चल रही थी, लेकिन अंतिम 40 मीटर में उन्हें पछाड़कर 15 मिनट 14.75 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। पारुल चौधरी मेरठ की हैं, हमारे यूपी की। बहुत बहुत बधाई पारुल आपको। और साथ ही साथ जो है वो अनु रानी जो है, इन्होंने जेवलिन थ्रो जीता है। इसके पहले भी इन्होंने जीता था पदक, तब ये कांस्य पदक था। 31 साल की हैं हमारी अनु चौधरी जो हैं। और दिन का ये दूसरा गोल्ड था कल का। और मेरठ की 31 साल की जेवलिन थ्रो अनु रानी ने अपने जो चौथे प्रयास में 62.92 मीटर के सत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स के 72 साल में अनु विमेंस जेवलिन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इस लिहाज से भी ये मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके पहले 2014 के एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इस खेल में। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई, अनु को भी। तो अनु और पारुल दोनों मेरठ की हैं और मेरठ को निश्चित रूप से गर्व हुआ होगा, पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है, पूरे देश को गर्व है इन बेटियों पर। और हमें उम्मीद है कि सरकार भी जो है इनको इनका हौसला अफजाई ज़रूर करेगी। हमारे योगी जी खेलों को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। तो खेतों में अभ्यास करते करते बन गई गोरखगंज। खेतों में अभ्यास से शुरू हुआ मेरठ की 2 बेटियों पारुल चौधरी और अनु रानी का सफ़र मंगलवार को एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल तक पहुंच गया। पारुल ने महिलाओं की 5000 मीटर रेस में यह पदक जीता, तो अनु रानी ने महिला भाला फेंक स्पर्धा में यह कारनामा कर दिखाया। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। और मेडल की टैली इसमें छपी है। तो मेडल की टैली ये है कि उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जेवलिन थ्रो की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो है वो अनु रानी ने जीता, तो आज हमारे वर्ल्ड चैम्पियन नीरज चोपड़ा साहब भी जो है जेवलिन थ्रो में अपना दमखम दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि भारत को
जेवलिन थ्रो के महिला में तो गोल्ड मेडल मिल गया, पुरुष वाले में भी उनको मिल जाएगा। नीरज चोपड़ा जी हमारे वर्ल्ड चैम्पियन हैं, तो कोई शक नहीं होना चाहिए उनके विक्ट्री में। तो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ कि नीरज की नज़रें फिर गोल्ड पर। ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा आज यहाँ पुरुष जेवलिन थ्रो स्पर्धा के लिए मैदान में उतरेंगे, तो उनका इरादा एशियाड में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने के साथ ही सत्र का शानदार अंत करने का होगा। भारत के महानतम एथलीटों में शामिल नीरज का काम आसान हो सकता है, क्योंकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और वर्ल्ड चैंपियन के सिल्वर मेडल विजेता अरशद नदीम, पाकिस्तान के हैं ये, इनकी घुटने की पुरानी चोट के कारण इन खेलों से हट गए हैं। नीरज ने अब तक नदीम के खिलाफ हर प्रतियोगिता जीती है। दोनों ने कुल मिलाकर 9 बार एक साथ प्रतिस्पर्धा की है, जिसमें 2018 के एशियन गेम्स भी शामिल है, जहां पाकिस्तान का खिलाड़ी तीसरे जबकि भारतीय खिलाड़ी टॉप पर थे। हालांकि नीरज अभी तक 90 मीटर की दूरी तय नहीं कर पाए हैं, जबकि नदीम ने इसे हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के दल ने कहा कि अरशद नदीम ने अप्रिय स्थिति से बचने के लिए खेलों में भाग नहीं लेने का फैसला किया है, तो लिहाजा नीरज चोपड़ा के लिए एक अच्छा अवसर है। और भारत जो है आज भी कम से कम 2-3 पदक पक्के हो, जैसे स्क्वैश में इसके 3 पदक पक्के हो गए हैं। अब सौरभ घोषाल ने आसान जीत के साथ मंगलवार को स्क्वैश के मेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया, तो उनका पदक पक्का हो गया। मिक्स डबल में भी शानदार जीत के साथ जोड़ी ने अंतिम 4 में जगह बनाई, जिससे इसमें भी पदक के 3 पदक पक्के हो गए, 2 लोग पहुंचे हैं। तो इधर हमारी क्रिकेट टीम भी जो है उसको हरा दिया नेपाल को, और हमारे यशस्वी जायसवाल जो हैं उन्होंने सेंचुरी मार दी। 49 गेंद में 8 चौके और 7 छक्के से 100 रन बनाए। भारत ने 4 विकेट पर 202 रन बनाने के बाद नेपाल की पारी को 9 विकेट पर 179 रन पर रोक के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है क्रिकेट टीम ने भी। और आज से जो है हमारे भारतीय पहलवान जो भी है मैट पे उतरेंगे, और पहलवानों से भी तो काफ़ी उम्मीद है। तो उम्मीद की जाती है कि इस बार जो है, जो पिछली बार जकार्ता में 68 पदक जीता था, तो उसको हम क्रॉस करके 69 पदक पे आ गए हैं। तो उम्मीद की जाती है कि ये संख्या जो है 80 के पार जा सकती है। और मेडल की जहाँ तक टैली की बात है, तो उसमें देख लीजिए ज़रा चाइना के क्या हिसाब किताब हैं। 161 तो गोल्ड ही गोल्ड जीता है चाइना ने, गजब का खेल देश है भाई। और 90 जो है वो साउथ कोरिया 90 सिल्वर जीता है और 46 ब्रॉन्ज जीता है। यानी चाइना ने जितने सिल्वर जीते हैं उतने तो हमारे इंडिया ने टोटल मिला के भी नहीं जीते हैं। जापान जो है 33 है, सोचिए कहाँ 161 गोल्ड चाइना के और कहाँ जापान के 33, 47 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज, 130 पदक जीते हैं इन्होंने जापान ने। उसके बाद साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया है, 32 गोल्ड हैं इसके, 42 सिल्वर हैं, 65 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक हैं। और टोटल इनके पदकों की संख्या जापान से ज़्यादा है, लेकिन स्वर्ण में एक कम है ये, इसलिए तीसरे स्थान पे हैं। 139 पदक हैं साउथ कोरिया के नाम से। और चौथे स्थान पे हमारा इंडिया है, 15 गोल्ड, 26 सिल्वर और 28 रजत के साथ 69 पदक। तो ये है हिसाब किताब एशियन गेम्स का। बहरहाल अच्छा वो है, तो हमारी शुरू मतलब इस बार परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ये था एशियन गेम्स, और एशियन गेम्स की खबरें मैं आपको अखबार से सुना रहा हूँ। अब अखबार से ही खबर है, कल बड़ी चर्चा में थी, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही थी, और वो ये है कि न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों पर छापे पड़े हैं, दफ्तर सील कर दिया गया है और 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये ईडी के छापे पड़े हैं। दिल्ली की स्पेशल पुलिस टीम गई थी वहाँ उनको पकड़ने या जांच करने। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई में 25 ठिकानों पर एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपीए के तहत दर्ज केस में मंगलवार को सुबह न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों और उसके दफ्तर पर कार्रवाई की है। मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको।
दिल्ली, एनसीआर, मुंबई में 25 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई करके कुछ पत्रकारों के मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए गए हैं। ये पत्रकार हैं उर्मिलेश, काफ़ी बुजुर्ग मतलब सीनियर पत्रकार हैं ये, 1980 के दशक से ये पत्रकारिता कर रहे हैं। सत्यम तिवारी, अभिसार शर्मा हमारे साथ काम कर चुके हैं आज तक में। न्यूज़ क्लिक के फाउंडर, चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ, और एक एनडीटीवी के हैं अरिंदम कुछ करके नाम है उनका, उनसे भी गया। अन्य से पूछताछ की गई और भाषा सिंह है एक। प्रबीर और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज़ क्लिक की फंडिंग को लेकर ईडी पहले भी रेड मार चुका है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और न्यूज़ क्लिक की कुछ संपत्तियां अटैच की थी। मंगलवार की सुबह दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में हुई कार्रवाई के दौरान स्पेशल सेल की टीम के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद थे। शाम को न्यूज़ क्लिक का दफ्तर सील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 37 लोगों से पूछताछ की गई है। 9 महिलाओं से उन्हीं के घर परिसर में पूछताछ हुई है। पुलिस ने जांच के मद्देनज़र डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और अन्य चीज़ें बरामद की हैं। तो ये है, पत्रकारों से पूछताछ हो रही है, उनके लैपटॉप और वो खंगाले जा रहे हैं। बताया जाता है कि चाइना से फंडिंग हुई है। ये ईडी के पास ये सबूत मिला है ईडी को कि इनके पास जो फंड आया है वो चाइना से आया है। तो इसी से जुड़ा एक और खबर है कि यूपी के विधानसभा और विधान परिषद में भर्तियां हुई थी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी वगैरह लोगों की। तो उसमें जो है 18 सितंबर को किसी ने याचिका दाखिल की थी हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में, कि भैया इसमें गड़बड़ी हुई है और उसकी जांच की जाए। तो हाई कोर्ट ने आर्डर किया था 18 सितंबर को कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। तो सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ एक जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी फिर से, मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से या विधानसभा की तरफ से ही, विधान परिषद की तरफ से दाखिल की गई थी। तो उसमें जो है हाई कोर्ट ने वो रिव्यू पिटीशन या याचिका जो है खारिज कर दी है। परिषद की याचिका है ये अखबार में लिखा है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी विधानसभा परिषद और विधानसभा में हाल में की गई स्टाफ की भर्तियों की शुचिता की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने विधान परिषद की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए कहा कि अर्जी में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके कारण आदेश वापस लिया जाए। ये आदेश जो है माननीय जस्टिस AR मसूदी और माननीय जस्टिस OP शुक्ला की बेंच ने मंगलवार को पारित किया। तो उसकी सीबीआई जांच होगी और भर्ती में अगर गड़बड़ी होगी तो भैया सीबीआई कहाँ ले जाती है तो आपको पता ही है। और गड़बड़ी की आशंका है इसलिए कि बड़े परेशान हैं लोग, जहाँ लोग भर्ती उर्ती किए हैं। और मैंने सुना था कि इसमें मोटा पैसा भी चला था, मतलब उस वक्त सुनने में आया था। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आप ज़रा पता करिए जाके, अगर हो तो मैं देने को तैयार हूँ। तो मैंने अपने हिसाब से पता वता किया, लेकिन मुझे कुछ समझ में आया नहीं। मैंने कहा यार ये गड़बड़ काम है, बेचारे का पैसा डूब जाएगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन हुआ तो था, क्योंकि इसमें सुना गया है कि जो जिस कंपनी ने ये परीक्षा करवाई थी उस कंपनी के चेयरमैन, CEO या जो भी किसी बड़े पोस्ट पे हो, उसके किसी रिश्तेदार को भी नौकरी ऑफ़र मतलब मिली है इसमें। अब पता नहीं कितना सच कितना झूठ, लेकिन बौखलाहट जो है वो बता रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है। तो ये था विधान परिषद, विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उसकी जांच सीबीआई करेगी। इधर देवरिया कांड में जो हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे, एक तरफ से 5 दूसरी तरफ से, उसमें 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। सत्यप्रकाश की जो जिनका परिवार ख़त्म हो गया, 5 सदस्य, सत्यप्रकाश द्विवेदी हैं या पांडे हैं, जो भी हो, पंडित जी हैं,
की बड़ी बेटी शोभिता द्विवेदी की ओर से 28 नामजद और 50 अज्ञात सहित 78 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या का प्रयास और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दूसरी ओर प्रेमचंद के रिश्तेदार अनिरुद्ध यादव की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में सत्यप्रकाश, उनकी पत्नी और बच्चों सहित 5 मृतकों को नामजद किया गया है जो मर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये है देवरिया कांड, बड़ा चर्चित रहा और बड़ा दुखद रहा। सीएम साहब हमारे जो है उसमें एक मात्र बच्चा जो बच गया है 10-12 साल का है, अनमोल नाम है उसका, सत्यप्रकाश दुबे का ही बेटा है मेरे ख्याल से। तो वो हॉस्पिटल में है गोरखपुर में, तो उसको सीएम साहब हमारे गए थे देखने, उसका हालचाल लेने। ईश्वर से प्रार्थना है कि उसकी जान बच जाए। उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन भीड़ के जो है कहते हैं ना कि भीड़ का मूड जाए या भीड़ के मस्तिष्क को कोई समझ नहीं सकता, और क्रोध में भीड़ क्या करती है उसे कुछ समझ में आता नहीं है। तो भीड़ से याद आया कि मोदी जी कल जगदलपुर में थे, छत्तीसगढ़, और आपको तो पता ही है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। तो मोदी जी ने कल कहा कि देश में जो सबसे बड़ी भीड़ है, गरीबों की भीड़, तो वही सबसे बड़ी जो है आबादी है और वही सबसे बड़ी जाति है, एक तरह से उन्होंने कहा। तो ये बात उन्होंने इसलिए कही कि 2 दिन पहले ही बिहार में जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आई है, और उसके बाद से जो है देश की राजनीति जो है बिल्कुल मतलब बदल गई है। लोग कह रहे हैं कि मंडल 2 है ये एक तरह से, कोई कह रहा है कि मंडल और कमंडल है। और क्या ये जो है टॉपिक या ये विषय या ये मुद्दा जो है आने वाले चुनाव जो 4 स्टेट में हो रहे हैं उसमें भी, और जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी ये प्रभावित करेगा। और जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, तो मुद्दा तो आरजेडी और जेडीयू ने उठाया है, आपको पता ही है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने। तो उनको फ़ायदा होगा। उनको फ़ायदे का मतलब कि जो इंडिया गठबंधन है, जो नीतीश कुमार के पहल पर बना है और जिसमें छोटे बड़े बहुत दल, सारे दल शामिल हैं, कांग्रेस भी है, तो क्या ये उसको फ़ायदा करेगा? क्योंकि अब तो हर जगह ये मांग उठ रही है कि भाई, कल मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में मांग कर दी कि यहाँ भी जातिगत जनगणना कराई जाए। उसके बाद झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने कहा कि वहाँ जातिगत जनगणना होगी। तो कहाँ कहाँ होगी ये अखबार में निकला है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि झारखंड में भी जाति सर्वे कराया जाएगा। जेएमएम कांग्रेस सरकार जल्द ही प्रस्ताव विधानसभा से पास कराने की कोशिश करेगी। कर्नाटक में जाति सर्वे कराया जा चुका है, रिपोर्ट नहीं आई है। कांग्रेस लीडर वीरप्पा मोइली ने कहा कि जाति के सर्वे की रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कर्नाटक कर भी देगा, अगर शायद 2011 में वहाँ सर्वे हुआ है। असम सरकार ने कहा है कि वो राज्य के 5 मूल जनजातीय मुस्लिम समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगी। यूपी में एसपी बीएसपी कांग्रेस ने जाति सर्वे की मांग की है। सत्तारूढ़ बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने इस मुद्दे पर फिलहाल अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। महाराष्ट्र यहाँ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया जा चुका है। शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीएफ गुट ने मांग की है कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में इस तरह की कवायद की जानी चाहिए, यानी जाति सर्वेक्षण कराना चाहिए, जातिगत सर्वेक्षण। उड़ीसा में भी जातिगत सर्वे से जुड़ा एक प्रस्ताव विधानसभा से पास कराया जा चुका है। तो क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में हावी हो जाएगा हिंदुत्व के मुद्दे पर, जिसको लेकर बीजेपी चलती है, और राम मंदिर में रामलला के प्रतिष्ठापना के बहाने इसको और धार देना चाहती है अगले चुनाव के लिए? उसकी काट है ये, या उसको पीछे छोड़ देगा, कहना मुश्किल है। क्योंकि अभी चुनाव में बहुत देर है, लोकसभा चुनाव में बहुत देर क्या, लेकिन फिर भी अभी आप ये मान के चलिए कि 6 महीने हैं, 5 महीने 6 महीने। तो 5 महीने 6 महीने तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। और पीएम मोदी ने तो हमारे कह दिया कि साहब हमारे लिए तो गरीब ही जो है सबसे बड़ी जाति है। और मेरा ये मानना भी है, मेरा व्यक्तिगत रूप से भी ये मानना है कि सभी पार्टियां जो जातिगत सर्वेक्षण कराने की मांग कर रही हैं, उनकी नज़रें जो हैं आरक्षण पे हैं।
आरक्षण में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि ये आरक्षण की सीमा जो है 70-75% तक पहुंच जाए। कोई तो 85% करने की बात कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं समाजवादी पार्टी में, मतलब वो तो पाला बदलते रहते हैं, तो उनका कहना है कि साहब 85 हमारा 15 तुम्हारा। तो नौकरी है नहीं, कोई ये पार्टी नहीं, सब पार्टी अभी पिछले दिनों चिल्ला रही थी बेरोजगारी 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 है। जब सरकारी नौकरी है ही नहीं है तो आरक्षण लेकर क्या करोगे हैं? और अगर आप आरक्षण बढ़ाओगे तो जो सामान्य वर्ग के प्रतिद्वंदी है, जो प्रतियोगी है, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनमें रिजर्वमेंट होगा, तो आप क्या उनको इग्नोर कर दोगे? तो जातिगत सर्वेक्षण अब कितना ज़रूरी है करवाना हर जगह या पूरे देश में, हर स्टेट में, ये एक बहस का मुद्दा है। लेकिन जो भी पार्टियां इसकी मांग कर रही हैं या जो भी इसके पक्ष में बोल रही हैं, उनका एक ही उद्देश्य है आरक्षण। नौकरी, सरकारी नौकरियों में और तमाम जगहों पे आरक्षण बढ़ाने की बात करेंगे। अभी वो सरकारी में बात कर रहे हैं, कल को वो प्राइवेट में कहेंगे, सरकार में आ जाएंगे तो कहेंगे कि प्राइवेट में भी लागू करो इसको, तो मेरिट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुझे तो यही सीन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये संपादकीय है नवभारत टाइम्स की, इसमें भी लिखा है कुछ इसके बारे में। थोड़ा सा आपके साथ समझ लेते हैं, इसको भी हम भी समझ लेते हैं कि जाति आधारित गणना के नतीजे जारी करके बिहार ने देश की राजनीति को एक घुमावदार मोड़ दे दिया है। चाहे 70 के दशक में आपातकाल के खिलाफ जेपी आंदोलन हो या 90 के दशक में शुरू हुई मंडल राजनीति, बिहार ने दोनों मौक़ों पर बदलाव की अगुवाई की थी। अब जब पिछले करीब एक दशक से देश में कथित सेकुलर राजनीति को विस्थापित करती हुई राष्ट्रीय राजनीति हावी हो रही है, दिख रही थी, जाति आधारित गणना के नतीजों के रूप में बिहार ने ऐसा धमाका किया है जिसके अंदर चुनावी राजनीति के समीकरण बदलने का मादा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये इलेक्शन के पूरे गेम को ही बदल सकता है, और जो इक्वेशंस हैं, समीकरण हैं चुनावी राजनीति के, वो भी बदल जाएंगे या बदल सकते हैं। खैर, अभी तो सब इसी गणना में लगे हैं कि अगर पिछड़े और अति पिछड़े मिलकर राज्य की आबादी के 2/3 हो जाते हैं तो फिर इसकी काट के तौर पर दूसरा कौन सा समीकरण पेश किया जा सकता है? बात तो सही है। चूँकि बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, तो अब केंद्र की बीजेपी सरकार का ये तर्क निरर्थक हो गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अब हर तरफ से यही सवाल उठेगा कि जब एक राज्य में संभव हो सकता है तो दूसरे राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर यह काम क्यों नहीं हो सकता? चूँकि इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब उपलब्ध नहीं है, इसलिए बीजेपी नेताओं का भी मुख्य स्वर यही हो गया है कि वे जाति आधारित गणना के खिलाफ नहीं हैं और बिहार सरकार के फैसले में भी शुरू से शामिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जातिगत जनगणना के मसले पर पॉजिटिव रुख दिखाकर बीजेपी क्या इंडिया गठबंधन के मुकाबले बढ़त बना पाएगी? अक्सर ऐसा होता है कि जिस मुद्दे पर जिसने शुरुआत की उसे उसका लाभ भी तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। यानी अगर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने जो है अगर ये मुद्दा उठाया है, और नीतीश कुमार इंडिया के एक तरह से कन्वीनर हैं, तो कहने का मतलब कि क्या इंडिया को ये फ़ायदा मिलना चाहिए क्योंकि मुद्दा उसी ने उठाया है। लेकिन एक बात ये भी याद रखनी होगी कि प्रधानमंत्री फ़िलहाल अभी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में किसी भी चुनाव में मोदी फैक्टर की अनदेखी नहीं की जा सकती। दूसरी ओर सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या यह मुद्दा चुनाव तक प्रासंगिक बना रहेगा। मैंने जैसा कहा कि अभी 5-6 महीने बचे हैं चुनाव में, या ये भी कवायद है कि चुनाव हो सकता है कि जल्दी अनाउंस हो जाए, तो समय कम है। लेकिन ये अखबार कहता है कि राजनीति में तो 1 सप्ताह का वक्त भी लंबा माना जाता है। ऐसे में 6 महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव तक बहुत कुछ बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि 2023 का भारत 90 के दशक के भारत से अलग है। जाति आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो हमारी आजीविका, सोच और ख़ासकर वोटिंग बिहेवियर को उस तरह से इफेक्ट नहीं करता, यानी प्रभावित नहीं करता जैसे 90 के दशक में करता था। इसलिए देखना होगा कि यह मुद्दा लोगों तक किस रूप में पहुंचता है और राजनीतिक दल खुद को
इसके लिए किस तरह से तैयार करते हैं और जातीय गणित से आगे इसकी केमिस्ट्री किस तरह से डेवलप होती है। ये संपादकीय है नवभारत टाइम्स का, बहुत सही है। और मेरा भी यही मानना है कि इस तरह की कवायद से कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय लोगों को बरगलाने के, क्योंकि मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि सरकारी नौकरियाँ हैं नहीं। 10 लाख नौकरियाँ खाली है। सेंटर की एक रिपोर्ट में ये सांसद ने किसी ने पूछा था लोकसभा में, तो 8-9 लाख वैकेंसी है। बिहार में वैकेंसी है। बिहार में तो खैर तेजस्वी यादव अभी कुछ वैकेंसी ले आए हैं और कुछ लाने वाले हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप सब जगह जाति गणना की मांग कर रहे हो और सब जगह गणना हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि पिछड़े और अति पिछड़े यहाँ 63% है बिहार में, मान लीजिए बाकी जगह पर 60% आ जाएँ, 55% आ जाएँ, कहीं 65% आ जाएँ, और बाकी जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हो गए 20-25%, तो कुल 80-85% अगर हर जगह दिखाई देने लगे या दिखाया जाए कथित सर्वेक्षण में, जातिगत सर्वेक्षण में, तो होगा क्या? उसके बाद सब पार्टियां यही कहेंगी कि साहब 80% रिजर्वेशन बढ़ा दीजिए, 50% से 85% कर दीजिए, 75% कर दीजिए। तो जो पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएँ हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी मेरिट कहाँ जाएगी? और मेरिट का फिर मतलब क्या रह जाएगा? फिर आप सत्ता में आ गए तो आप कहेंगे कि साहब इसको 85% रिजर्वेशन करिए, सेना में भी करिए, फलाने जगह करिए, ठिकाने जगह करिए। कुछ दिन के बाद आप कहेंगे कि इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की, इतने लोगों की हिस्सेदारी है, तो प्राइवेट में भी भागीदारी दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। रामविलास पासवान जी ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक बार शायद ये मुद्दा उठाया भी था प्राइवेट में उसका। तो जो आप विकसित राज्य बनने का सपना देख रहे हैं 2045 तक हमारा देश जो है, मोदी जी जो कह रहे हैं, तो वो बन पाएगा? विदेशों में क्या जाएगा विषय हमारे यहाँ कि आपके यहाँ जाएंगे हम इन्वेस्ट करने तो आपको आरक्षित करना पड़ेगा 50% कोटे के छात्रों के लिए, योग्य अभ्यर्थियों के लिए। विदेशी कंपनियां मानेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां मानेंगी इस बात को। तो बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए आगे चल के क्या होता है, कौन सा ये शक्ल अख्तियार करता है, ये देखने वाली बात होगी। अब हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया था कि तो हमारी बिटिया जो है छोटी वाली एनडीए का वो कोचिंग कर रही है, तो उसने कहा कि पापा हिंदू अखबार लिया करिए। तो हिंदू अखबार, मैं जब कंपटीशन की तैयारी करता था, ये हिंदू अखबार है, जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था तब लेता था, पढ़ता था। उस समय बहुत सारी किताबें भी आती थी, मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस, CSR, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ऐसे कुछ करके बहुत सारी थी। तो यही अखबार मैं देख रहा हूँ। इसमें देखिए खबर निकली है कि राहुल की 3 दिन की विजिट टू गोल्डन टेम्पल सिग्नल्स एट एन आउटरीच टू सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी तक पहुँचने की राहुल गांधी की ये तो कोशिश थी गोल्डन टेम्पल के विजिट के द्वारा। चूँकि कनाडा के मसले को लेकर जो है थोड़ी सी जिद चल रही है कनाडा और भारत के बीच में। आपको पता ही है कि आज के अखबारों में ये भी है कि भारत ने कह दिया कनाडा से कि भैया अपने 40 डिप्लोमेट जो हैं यहाँ पे तुम्हारे एम्बेसी में, उनको फटाफट अपने देश बुला लो। तो ये अखबार में लिखा भी है कि कनाडा अपने 40 राजनयिक जो है वो वापस बुला ले। भारत ने कहा है। भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए कनाडा से 10 अक्टूबर तक, यानी 10 अक्टूबर तक, आज 3-4 तारीख हो गई, 4 अक्टूबर है, तो 6 दिनों में जो है अपने 40 राजनयिकों को देश से वापस बुलाने को कहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कनाडा से कहा है कि वो अपने करीब 40 राजनयिकों को वापस बुला ले, नहीं तो वे अपनी राजनयिक जो छूट मिलती है, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, वो खो देंगे। भारत में 60 से अधिक कनाडाई राजनयिक तैनात हैं। कनाडा के राजनयिकों की संख्या अधिक होने का मामला पहले भी भारत ने उठाया था। 21 सितंबर को ही एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हाँ, हमने कनाडा सरकार को सूचित किया है कि हमारी पारस्परिक राजनयिक मौजूदगी में समानता होनी चाहिए। कनाडा के राजनयिकों की संख्या हमारी तुलना में बहुत अधिक है। मेरा मानना है
कि कनाडा की ओर से इसमें कमी की जाएगी। आपको तो पता ही है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया था कि भारतीय खुफिया एजेंट अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियां शामिल हो सकती हैं, और भारत ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित करा दिया था। और इस मामले में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, जैसा कि आपको पता ही है। और उसी में एक ये और कह दिया गया कि भैया 40 राजनयिक अपने वापस बुला लो। कनाडा में आपको पता है कि सिखों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और जो सूचनाएं हैं हमारे पास भी, हमारे दोस्त यार मित्र और रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं, तो उनसे जो बातचीत होती है या जो मीडिया में मैं पढ़ता हूँ लिखता हूँ, तो उसमें ये भी समझ में आता है कि उनकी इकनॉमी में भी काफ़ी ठीक ठाक दखल है। और चूँकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो उन्हीं के सहयोग से सरकार चला रहे हैं, तो वो जो है एक तरह से वहाँ जो इस तरह की मूवमेंट, अलगाववादी मूवमेंट हो रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर कोई सख्ती नहीं करते वो। और लेकिन ये मूवमेंट जो है सारे लोग समर्थन देते हैं सिख वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खासकर युवा पीढ़ी जो वहाँ गई है, पढ़ रही है या नौकरी कर रही है, इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप कर रही है, फाइनेंशियली डेवलप कर रही है, तो वो इस मुहिम में कतई शामिल नहीं है। और राहुल गांधी का जो दौरा है वो एक तरह से यही इंडिकेशन है कि हम सब एक हैं, और सिखों के प्रति जो है भारत का जो रवैया पहले था, जो भारत जो सम्मान पहले देता था, जो स्नेह था, जो प्यार था, वो अभी भी बना हुआ है। तो आज की तारीख में बस इतना ही। आप भी अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दिया करिए मौका मिले तो। आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।